Hey guys, welcome back to our channel शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। आज के किस्से में हम आपको लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे। 21वीं सदी का दूसरा दशक शुरू होते होते कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का वक्त गुजर चुका था। वर्ष 2011 तक वो उस पुरानी फिल्म के किरदार सरीखे हो गए थे जिसे कोई दोबारा देखना नहीं चाहता था। वो उस समय सत्ता में आए थे जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था, आदमी चांद पर अपने कदम रख चुका था और रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तब से लेकर गद्दाफी के इस दुनिया से जाने तक अमेरिका ने 7 राष्ट्रपति और ब्रिटेन ने 8 प्रधानमंत्री देख लिए हैं, लेकिन गद्दाफी हमेशा अपनी तुलना ब्रिटेन की महारानी से करते थे। जब लीबिया में विद्रोह शुरू हुआ तो गद्दाफी ने अपने एक भाषण में कहा भी था कि अगर ब्रिटेन की महारानी 50 से अधिक वर्षों तक और थाईलैंड के राजा 68 सालों तक राज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। गद्दाफी ने लीबिया पर पूरे 42 सालों तक राज किया। एक जमाने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक रहे गद्दाफी ने 1969 में लीबिया के बादशाह इदरीस का एक रक्तहीन सैनिक विद्रोह में तख्ता पलटा था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 27 साल। सत्ता पर काबिज होने के एक हफ्ते बाद लोगों को पता चला कि गद्दाफी इस सैनिक विद्रोह के नेता हैं। राष्ट्र के नाम अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा, मैंने सत्ता बदलकर बदलाव और शुद्धिकरण की आपकी मांग का जवाब दिया है। बादशाह ने देश के बाहर रहने की बात मान ली है। बहुत से लोगों ने रुकी हुई और सामंती राजनीतिक व्यवस्था के बाद बहने वाली ताजी हवा का जोर शोर से स्वागत किया है। गद्दाफी ने शुरू से जोर दिया कि वो व्यक्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो निरंकुश तानाशाह बनते गए और अपनी सुरक्षा के प्रति उनकी सनक खतरनाक हद तक बढ़ती गई। गद्दाफी की जीवनी लिखने वाले डेविड ब्लंडी और एंड्रू लिसेट अपनी किताब गद्दाफी एंड द लीबियन रेवोल्यूशन में लिखते हैं, जब गद्दाफी ने पहली बार सत्ता संभाली तो वो त्रिपोली में एक पुरानी खटारा फॉक्स वैगन में घुमा करते थे। वो और उनकी पत्नी स्थानीय सुपरमार्केट में खुद खरीदारी करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जब वो अजीजिया बैरक से निकलते थे तो हथियारबंद कारों का काफिला 2 अलग अलग दिशाओं में दौड़ता था। एक में वो खुद होते थे और दूसरे को झांसा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब वो हवाई जहाज से कहीं जाते थे तो एक साथ 2 जहाज उड़ान भरा करते थे। जिस जहाज में उन्हें जाना होता था उसे उड़ान भरने के 2 घंटे बाद वापस उतार लिया जाता था, तब जाकर वो उसमें बैठते थे ताकि अगर उस विमान में कोई बम रखा हो तो वो उनके बैठने से पहले ही फट जाए। एक बार उन्होंने ट्यूनीशिया संदेश भिजवाया कि वो कार से वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ का सारा मंत्रिमंडल उनके स्वागत में सीमा पर पहुंच गया। बाद में पता चला कि सुरक्षा कारणों से विमान से ट्यूनिस पहुंच गए। जब उनके विमान उतरने से पहले हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम ने पूछा कि विमान में कौन है, तो पायलट ने गद्दाफी का नाम न लेते हुए कहा, हमारे विमान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अपनी सुरक्षा के प्रति गद्दाफी की सनक की और भी खबरें बाहर आने लगी। लिंडसी हिंसम सैंडस्टॉर्म लीबिया इन द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन में लिखती हैं, वर्ष 2009 में अमेरिकी राजदूत जीन क्रेड्स ने एक डिप्लोमेटिक केबिल में गद्दाफी की यूक्रेनियन नर्स गैलिना पर उनकी निर्भरता का जिक्र किया। गैलिना के बारे में कहा जाता था कि वो गद्दाफी की प्रेमिका हैं। वो ये सुनिश्चित करती थी कि गद्दाफी जिस चीज को छुए वो पहले से स्टरलाइज्ड की गई हो। उनकी कुर्सी पर भी कीटाणुनाशक छिड़के जाते थे और उनके माइक्रोफोन्स को भी स्टरलाइज्ड किया जाता था। गद्दाफी जब भी विदेश जाते थे तो होटल में वो अपने साथ ले जाई गई चादरें बिछवाते थे। उनके बारे में ये भी कहानी मशहूर है कि एक बार उन्होंने एक बड़े अरब नेता का हाथ मिलाने से पहले सफेद रंग का दस्ताना पहना था ताकि उनके हाथों में कोई संक्रमण ना हो जाए। गद्दाफी दुनिया भर में उस समय बहुत बदनाम हो गए थे जब 21 दिसंबर 1988 को फ्रैंकफर्ट से डिओड्रेट जाने वाले पैन एम जहाज में विस्फोट हुआ, जिसमें 243 लोग मारे गए। बाद में जांच में पाया गया कि इसमें कथित रूप से लीबिया का हाथ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन गद्दाफी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें पागल कुत्ता तक कह डाला। बाहर ही नहीं, अपने देश में भी गद्दाफी की ज्यादतियों की खबरें बाहर आने लगी। सार्वजनिक जगहों पर विरोधियों को फांसी पर लटकाना आम बात हो गई। विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने गद्दाफी के पोस्टर पर कालिख पोत दी थी। गद्दाफी के प्रशासन ने तय किया कि इन लड़कों को सबक सिखाया जाए। उन सबको विश्वविद्यालय के गेट पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1996 में गद्दाफी के सैनिकों ने त्रिपोली की अबू सलीम जेल में कैदियों को एक अहाते में जमा कर उन पर गोली चलवा दी। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस नरसंहार में 1270 कैदी मारे गए। उनके
उनके रिश्तेदारों को कभी नहीं बताया गया कि उनके लोग इस दुनिया में नहीं हैं। वैसे तो गद्दाफी मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर को अपना हीरो मानते थे, लेकिन उनके बाद मिस्र के राष्ट्रपति बने अनवर सादात और फलस्तीनी नेता यासर अराफात से उन्हें खासी चिढ़ थी। लिंडसे हिल्सम अपनी किताब में लिखती हैं, मिस्र के पत्रकार मोहम्मद हाइकाल ने लिखा था कि सऊदी अरब के शाह फैजल और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर उस समय अवाक रह गए जब गद्दाफी ने सुझाव दिया कि जॉर्डन के शाह हुसैन को मार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ से फलस्तीनी लड़ाकों को निकाल दिया था। गद्दाफी कभी भी किसी अरब राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मरवा पाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी उन्होंने इसके लिए कोशिश न की हो। यासिर अराफात के लिए उनके मन में कोई खास इज्जत नहीं थी। गद्दाफी अराफात से इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि उन्होंने विदेश में रह रहे उनके विरोधियों को मरवाने के लिए उन्हें अपने लोग मुहैया नहीं करवाए थे। 1982 में जब अराफात और उनके अल फतह के साथी बैरूत में घिर गए थे तो गद्दाफी ने उन्हें खुला टेलीग्राम भेजकर कहा था, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप आत्महत्या कर लें। तब अराफात ने उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देते हुए लिखा था, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप भी मेरे इस कदम में मेरा साथ दें। बहुत कम लोगों को पता है कि गद्दाफी दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं के बहुत मुरीद थे। लिंडसी हिल्सन अपनी किताब में लिखती हैं, एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू के अंत में एक महिला पत्रकार से कहा था, क्या आप अमेरिकी विदेश मंत्री मेडलिन अलब्राइट तक मेरा एक संदेश पहुंचा सकती हैं? संदेश में लिखा था, मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आपकी भी मेरे प्रति यही भावनाएं हों तो अगली बार जब आप टेलीविजन पर आएं तो हरे रंग की पोशाक पहने। राष्ट्रपति बुश के जमाने में विदेश मंत्री रहे कॉन्डेलीसा राइस से भी वे उतने ही प्रभावित थे और उनके पीठ पीछे उन्हें माई अफ्रीकन प्रिंसेस कहा करते थे। राइस अपनी आत्मकथा नो हायर ऑनर में लिखती हैं, 2008 में जब मैंने उनके तंबू में उनसे मिलने से इनकार कर दिया तब वो मुझे अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने दुनिया के चोटी के नेताओं के साथ मेरी तस्वीरों का अपना संग्रह मुझे दिखाया। जब मैं ये देख ही रही थी तो उन्होंने अपने म्यूजिक सिस्टम पर एक अंग्रेजी गाना चला दिया, ब्लैक फ्लावर इन द व्हाइट हाउस। भारत के साथ कर्नल गद्दाफी के रिश्ते कभी बहुत अच्छे होते थे तो कभी बहुत बुरे। गद्दाफी कभी भारत नहीं आए, यहाँ तक कि 1983 में दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने नंबर 2 जालौद को दिल्ली भेजा। वो यहाँ आकर एक विवाद में फंस गए। मशहूर पत्रकार केपी नायर ने टेलीग्राफ अखबार में लिखा, सम्मेलन में भाग लेने के बाद अहदेल सलाम जालौद हैदराबाद गए, जहाँ उन्होंने न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा बल्कि अपनी सुरक्षा भी खतरे में डाल ली। जब उनकी कार का काफिला चार मीनार के पास पहुंचा तो वो कार से उतरकर उसकी छत पर नाचने लगे। उनकी ये तस्वीर भारतीय अखबारों में भी छपी। इंदिरा गांधी ने इसको लीबिया की भारतीय मुसलमानों से सीधा संवाद बैठाने की कोशिश के रूप में लिया। भारत और लीबिया के संबंध खराब होना शुरू हो गए, लेकिन गद्दाफी को पता था कि इंदिरा गांधी को कैसे मनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी साफिया फरकाश को इंदिरा को मनाने दिल्ली भेजा। जब गद्दाफी की पत्नी दिल्ली आई उस समय लीबिया में अर्जुन असरानी भारत के राजदूत थे। जब गद्दाफी की पत्नी दिल्ली पहुंची तो उन्हें राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया। इंदिरा गांधी से जब वो मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझसे कहा है कि मैं तब तक लीबिया वापस न लौटूं जब तक इंदिरा गांधी लीबिया आने का वादा न कर दे। बहुत इसरार करने पर इंदिरा गांधी ने लीबिया जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अर्जुन असरानी बताते हैं, गद्दाफी ने मुझसे कहा कि मोरारजी भाई ने हमसे वादा किया था कि वो हमें परमाणु तकनीक देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो आपकी इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। गद्दाफी ने मुझसे पूछा कि अब आपका तबादला किस देश में हुआ है। जब मैंने कहा थाईलैंड तो गद्दाफी ने कहा, थाईलैंड में हमारा कोई दूतावास नहीं है, आप वहाँ हमारे राजदूत की तरह भी काम करिएगा। मैं उनसे क्या कहता, मैंने कहा जरूर जरूर। गद्दाफी उन चंद नेताओं में से हैं जो डेमोक्रेसी के नाम से सत्ता में आए, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही दुनिया के सबसे बदनाम तानाशाहों में शुमार हो गए। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।